नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस और ईरान के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। देखिए, ऐसा है कि यूएस और ईरान के बीच में जो ये झड़प चलती रहती है, एक दूसरे को जब चैलेंज करते रहते हैं, कभी यूएस ईरान को चैलेंज करता है, वहाँ के सिटीजन्स नहीं आने देता, कभी ईरान यूएस को चैलेंज करता है और अपनी मिसाइल्स लॉन्च करता है। तो ये जो पूरा इनके बीच में सिचुएशन बनी हुई है, ये इम्ब्रोग्लियो जो एंटेंगलमेंट है इन दोनों कंट्रीज का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस तरीके से इवॉल्व हुआ और अभी फिलहाल इनके बीच में क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। हम एकदम शुरू से शुरू करेंगे, जब 1953 में यूएस ने ईरान में कू किया और फिर उसके बाद किस तरीके से सिचुएशन बिगड़ती चली गई, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला इवेंट हम पकड़ते हैं 1953 का। 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स ने लीड किया एक कू ईरान में। ईरान के लीडर थे उस समय मोहम्मद मोजादेक, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि काफ़ी पॉपुलर सेक्युलर और नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। यूनाइटेड स्टेट्स कू करता है और इनकी तख्ता पलट कर देता है। कू का मतलब होता है तख्ता पलट, और यहाँ पे तख्ता पलट होती है, यहाँ पे प्लेस किया जाता है मोहम्मद रजा पहलावी को। रजा पहलावी जो थे, ये पहलावी डायनेस्टी के आखिरी डिसेंडेंट थे। ये मोनार्की थी जो कभी रूल किया करती थी ईरान को, लेकिन उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई और फिर इलेक्शन होने लग गए। लेकिन 1953 में यूएस यहाँ पे कू लीड करता है और यहाँ पे होता है तख्ता पलट। अब सवाल आपके मन में ये है कि वाई, आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? देखिए, होता क्या है कि मोजादेक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्या होता है? ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का। अब हमें सभी को पता है कि मिडल ईस्ट में ऑयल के काफ़ी रिजर्व्स हैं और ईरान के पास भी ऑयल के काफ़ी रिजर्व्स हैं, और वहाँ की ऑयल इंडस्ट्री जो है वो भी फ्लरिश कर रही थी। और ब्रिटेन का यहाँ पे इंटरेस्ट था, ब्रिटेन वन ऑफ द प्लेयर्स था उसकी ऑयल इंडस्ट्री का। लेकिन जब मोजादेक नेशनलाइज कर देते हैं ऑयल इंडस्ट्री को, तो यहाँ पे जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब अगर ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज हो जाती है तो इसका मतलब कंट्रोल किसका आने वाला है? स्टेट का कंट्रोल आने वाला है। तो ब्रिटेन का जो कंट्रोल है यहाँ से लूज होने वाला है, और अगर लूज होने वाला है ये कंट्रोल, तो ब्रिटेन को चिंता है कि उसको बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस, इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रिटेन और ईरान के बीच में जो झड़प होती है इसको कहा जाता है अबादान क्राइसिस। ठीक है, अबादान बेसिकली जगह है जहाँ पे ऑयल रिजर्व मिलते हैं, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज है ईरान में। यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी सी एक स्टैंड ऑफ जैसा हो जाता है, और ब्रिटेन अब जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के पास, क्योंकि देखिए मोजादेक एडमेंट होते हैं कि हमने कर दिया नेशनलाइज, तो मतलब कर दिए। तो ब्रिटेन चला जाता है यूएस के पास, और यूएस बोलता है कि आप चिंता मत करो, हम आपको हेल्प करेंगे आपका कंट्रोल रीएस्टैब्लिश करने के लिए। और यूएस अपने CIA की मदद से, CIA इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, इसकी मदद से वहाँ पे कू लीड करता है। पहले वो माहौल बनाता है, पहले रूजवेल्ट जो है वहाँ पे मीडिया पे कंट्रोल धीरे धीरे जमाते हैं, फिर उसके बाद मोजादेक के खिलाफ प्रोपेगेंडा यहाँ पे चलाते हैं ताकि एक एंटी मोजादेक सेंटिमेंट आए और फैसिलिटेट हो जाए इनका जो कू करने का प्लान है वो। और फिर उसके बाद ये कू कर देते हैं। ये कू होता है 1953 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे तख्ता पलट होता है। मोजादेक की जगह आ जाते हैं रजा पहलावी, जो कि एक काफ़ी इंटेलिजेंट मोनार्क होते हैं, और इनको कहा जाता है शाह। और इसके खिलाफ देखिए, कितना भी आप एंटी मोजादेक प्रोपेगेंडा आपने चलाया हो, यहाँ पे जो लोग होते हैं, ईरान के जो लोग होते हैं, काफ़ी नाराज़ होते हैं, सड़कों पे निकल जाते हैं यूएस के खिलाफ। यूएस की एम्बेसी के बाहर जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों को होस्टेज भी बना लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। ये मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ इतना स्पेसिफिक? क्योंकि आर्गो करके एक मूवी आई थी जिसको 2013 में ऑस्कर मिला था, उसमें इसी की कहानी है कि कुछ डिप्लोमेट जो है वो भाग जाते हैं और किस तरीके से उनको रेस्क्यू कराया जाता है। ये मूवी ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है। ठीक है, तो पहला इवेंट हमने देखा 1953 का। 1953 का जो इवेंट है, ये वो इवेंट है जब एंटी यूएस सेंटिमेंट ईरान के अंदर आ चुका है। अब अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है 1957 का। 1957 में देखिए क्या होता है। 1957 में एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है ईरान और यूएस के बीच में, यानी कि यूएस मदद करेगा ईरान को उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी सेटअप करने में। अब इसकी डिटेल में मैं अभी यहाँ पे नहीं जा रहा, क्योंकि इसका पूरा एवोल्यूशन हम देखने वाले हैं आगे। आज जो कंट्रोवर्सी होती है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लेकर के ही होती है, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर जितना भी इसके पास मटेरियल है ईरान के पास, उसके यूसेज को लेकर के होती है। तो इसकी हम अलग से देखने वाले हैं, इसको डिटेल में अलग से देखने वाले हैं। ठीक है, हम अगले इवेंट की तरफ चलते हैं, जो अगला मेजर इवेंट था। 1979 में ये इवेंट होता है, इसको कहा जाता है ईरानियन रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन किसके खिलाफ होता है? शाह के खिलाफ और यूएस के खिलाफ, यानी कि वेस्ट के खिलाफ। सबको पता होता है कि शाह जो है और कुछ नहीं है, बस पपेट है वेस्ट के हैंड्स में, और वो उन्हीं का एजेंडा ईरान में इम्प्लीमेंट करते हैं। शाह कई सारे ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिसमें मॉडर्नाइजेशन होता है, वेस्टर्नाइजेशन होता है। अच्छी बात है,
कईयों के लिए अच्छी बात है, कई सारी वहाँ से चीज़ें आती है, फ्लो होता है, कल्चर का फ्लो होता है, मटेरियल्स का, गुड्स का। लेकिन यहाँ पे जो क्लेरिक्स होते हैं, इस्लामिक क्लेरिक्स जो होते हैं, वो इससे खासे नाराज होते हैं। यहाँ पे इस्लामिक क्लेरिक्स जो है, ईरान के जो इस्लामिक क्लेरिक्स हैं, उनको कहा जाता है अयातुल्ला। जो अयातुल्ला होते हैं वो शाह से काफ़ी नाराज होते हैं, क्योंकि वो इस्लाम को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, इस्लाम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन में वो बिजी हैं। उसके अलावा अगर इकोनॉमी की बात करें तो शाह काफ़ी करप्ट जो है एक लीडर रहे हैं। एलिटिज्म में विश्वास रखते हैं, एक्स्ट्रावेजेंस यानी कि खुद को बढ़ावा देने में वो विश्वास रखते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी जो है बहुत अच्छे से फेयर नहीं करती है। और उसको रिकवर करने के लिए क्या करते हैं, कोई एम्बिशियस इकोनॉमिक प्रोग्राम लाते हैं 1974 में, जो बुरी तरीके से फेल हो जाता है। जब कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम बुरी तरीके से फेल हो जाता है तो सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है, और यहाँ पे बढ़ जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको कट करने के लिए यहाँ पे किए जाते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स, यानी कि सैलरी कट होते हैं, ले ऑफ्स यानी कि लोगों को नौकरी से निकाला जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोगों में डिसकंटेंट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इस ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज रखने वाले शाह के खिलाफ। और जब ऐसा होता है तो लोग सड़क पे निकल जाते हैं, लोग सड़क पे निकल जाते हैं भारी मात्रा में, और शाह की जो मिलिट्री होती है, जो वेल ट्रेंड नहीं होती है, उसको समझ नहीं आता है क्या करना, हड़बड़ी में वो 100 से ज़्यादा लोगों पे यहाँ पे गोली चला देती है। जो डिसकंटेंट वैसे ही बढ़ रहा था, अब गोली अगर चला दी जाती है इन प्रोटेस्टर्स पे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, तो आप सोचिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा, थ्रेशोल्ड, जो डिसकंटेंट है वो इस तरीके से एकदम राइज होगा, और अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा शाह के पास। शाह को डिपोर्ट होना पड़ेगा, शाह को यहाँ से भागना पड़ेगा। शाह चले जाते हैं यूएस, शाह चले जाते हैं यूएस, और यहाँ पे एक दूसरे रूलर आ जाते हैं, अयातुल्ला खोमेनी। ठीक है, वो जो इवेंट जिसमें कई लोगों पे गोली चलाई गई थी उसको कहा जाता है ब्लैक फ्राइडे, जस्ट फॉर अ फैक्ट, है ना। अब देखिए चेंज ये हुआ, मैंने आपको बताया, अयातुल्ला खोमेनी यहाँ पे आ गए हैं पार में, और इनको बना दिया गया है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ठीक है, 1964 में इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर अब चूंकि शाह यहाँ से भाग चुके हैं और यहाँ पे प्रो सेंटिमेंट है अयातुल्ला के लिए, तो ये फिर से आ जाते हैं और यहाँ पे कमान संभालते हैं। इसके अलावा एक बड़ा चेंज और होता है, एक रेफरेंडम कराया जाता है ईरान में। रेफरेंडम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोगों को पूछा जाता है कि क्या ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों से पूछा गया कि क्या ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो लोगों ने बनाना चाहिए। तो यहाँ पे ईरान जो है वो बन जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ठीक है, तो ये बड़े चेंजेस यहाँ पे होते हैं। इसके बाद देखिए 1979 में ही 1980 में एक और बड़ी चीज़ होती है। ये चीज़ मार्क करेगी कि यूएस और ईरान की जो एंटी है वो अब थ्रेशोल्ड पे पहुंच गई है, और इसके बाद से केवल बढ़ने ही वाली है। ये जो इवेंट है इसको कहा जाता है एम्बेसी क्राइसिस। क्यों कहा जाता है एम्बेसी क्राइसिस? ईरान के कुछ स्टूडेंट्स यूएस की एम्बेसी में घुस जाते हैं, 52 डिप्लोमेट्स को वो निकालते हैं और होस्टेज बना लेते हैं। कितने दिन के लिए? 444 दिन के लिए। रोनाल्ड रीगन जो उस समय के प्रेसिडेंट होते हैं यूएस के, वो बोलते हैं कि ये अब बहुत ज़्यादा हो गया और अब हम ईरान से फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज हमेशा के लिए तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन आता है और ईरान यूएस की आप देखिए एंटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो स्टूडेंट्स हैं जो एम्बेसी में घुस जाते हैं, इनकी डिमांड होती है कि शाह को आप एक्सट्रेडिट कीजिए, यूएस में जो बैठे हुए हैं भाई साहब उनको आप ईरान भेजिए, क्योंकि इनको अभी कानून के तहत सज़ा मिलनी बाकी है। इन्होंने बहुत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करी है, उन्होंने कई सारा अपना जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज है उसको जो है उन्होंने अपहोल्ड करके लोगों पे अत्याचार किया है। इनको भेजिए, इनको अभी ट्रायल्स फेस करना है। यूएस नहीं मानता है और फिर इस तरीके से इवेंट जो है अनफोल्ड होते हैं। इसको कहा जाता है एम्बेसी क्राइसिस या ईरान होस्टेज क्राइसिस या यूएस ईरान डिप्लोमेटिक क्राइसिस। ठीक है, तो 1979 में ये एक और मेजर इवेंट होता है जो यूएस और ईरान के रिलेशंस को और भी खराब करता है। इसके बाद होता है 1980 में ईरान इराक वॉर। इराक ईरान पे अटैक कर देता है। इराक के उस समय के डिक्टेटर होते हैं सद्दाम हुसैन, वो ईरान पे अटैक करता है ये बोलते हुए कि हम ईरान को इन्वेड कर लेंगे, और यूएस जो है वो इराक को बैक करता है। क्योंकि देखिए ईरान जो है वो यूएस का दुश्मन बन चुका है, तो यूएस इराक को सपोर्ट करता है, उसको बैक करता है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड आर्म्ड फोर्सेस। ये वॉर चलता है 8 साल और फाइनली रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि यहाँ पे एक सीज फायर साइन करना पड़ता है। लोग बोलते हैं ये एक स्टेलमेट था, लेकिन यूएस आर्म फोर्सेस का मानना है कि ये वॉर जो है केवल और केवल ईरान ने जीता था, क्योंकि नुकसान यूएस को हुआ, इराक को हुआ ना, वो इन्वेड कर पाए
ना ईरान का कुछ ज़्यादा बिगाड़ पाए। तो इसमें यूएस आर्म फोर्सेस मानती है कि ये जो विक्ट्री हुई यहाँ पे वो ईरान की हुई, और यूएस और भी ज़्यादा ईरान से चिढ़ता जाता है। अब 1984 में रोनाल्ड रीगन जो प्रेसिडेंट होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो ईरान को डिक्लेयर करते हैं अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म यहाँ पे ईरान को डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है कि वो एक रोग नेशन है। रोग यानी कि जो बात नहीं मानता, है ना, जनरल मतलब ये होता है। तो यूएस के लिए रोग वो हैं जो यूएस की बात नहीं मानते, उसकी पॉलिसी को कंप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो 1984 में ये डिक्लेरेशन होता है, और इसी के बेसिस पे 2002 में आगे जॉर्ज बुश अपनी एक एक्सेस ऑफ इविल की थ्योरी देते हैं, उसमें ईरान को इंक्लूड करते हैं। 2002 में बुश बोलते हैं कि ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया जो है ये रोग नेशंस हैं। ये ऐसे नेशन हैं जो स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सीख करते हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, ये जितने भी वेपन्स हैं वो सीख करते हैं इस किस्म के रोग नेशंस, इस किस्म के नेशन जो टेररिज्म को भी स्पॉन्सर करते हैं। और ईरान के लिए ये बात अच्छी नहीं गई। क्यों? क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रहा था यूएस को। आपको पता है कि 9/11 हुआ था। ठीक है, 9/11 अगर जब हुआ था तो यूएस ने अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। अब वो ऑपरेशन में ईरान ने उसको हेल्प करी थी, तालिबान के अगेंस्ट, अलकायदा के अगेंस्ट उसने यूएस को हेल्प करी, और उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको एक्सेस ऑफ इविल में इंक्लूड कर दिया। तो ईरान के लिए ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं रही, और उनकी एंटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, तो 21st सेंचुरी में अब ये जो एंटी है वो धीरे धीरे 2000 से 2012 तक काफी ज्यादा बढ़ती जाती है। अब हम अपन बात करते हैं न्यूक्लियर कंट्रोवर्सी की। बीच में कुछ और इवेंट्स थे, अब वो सारे इसी में कवर हो जाएंगे न्यूक्लियर कंट्रोवर्सी में। 1957 मैंने आपको बताया था जब एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है ईरान के साथ यूएस का। उसके बाद 1958 में ईरान आईएईए ज्वाइन करता है। आईएईए का काम क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम होता है टू एंश्योर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी में ही काम है, सिविल यूजेस के लिए ही इसको काम लिया जाए, अपनी पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए, ना कि वेपन्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको इंस्पेक्शन करने की भी पावर होती है अगर कोई कंट्री उसको अलाउ करे तो। ठीक है, कुछ नॉर्म्स को कंप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद 1967 में पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर तेहरान में खुलता है। 1968 में ईरान जो है एनपीटी पे साइन करता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि एक हद के बाद ईरान अपना न्यूक्लियर मटेरियल नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूक्लियर मटेरियल अगर होगा तो डाउट्स आ जाते हैं कि ये कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बना रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रीटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा 1970 में जो मेजर इवेंट होता है वो ये होता है कि ईरान इन सब चीजों के बाद फाइनली अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम शुरू कर देता है। ये बात कर रहा हूं मैं 1970 की, लेकिन फिर उसके बाद 1979 में क्या हुआ था? ईरानियन रेवोल्यूशन। अगर ईरानियन रेवोल्यूशन हो गया और यूएस ने डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ लिए एम्बेसी वाले इंस्टेंस के बाद, उस इवेंट के बाद अगर ऐसा हो गया तो यूएस क्या कर लेगा? अपना सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम से। 5 साल कोई प्रोग्राम नहीं होता है। फिर 1984 में, क्योंकि चाइना अब धीरे धीरे एक पावरफुल कंट्री बन के उभर रहा है, वो सपोर्ट करता है, वो बैक करता है ईरान को अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन करने में। अब उसके बाद कुछ टाइम तक, 14-15 साल तक सब ठीक है। 1998 से 2000 इस बीच में यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज ये सवाल उठाते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कंट्रोवर्शियल है और हो सकता है ईरान न्यूक्लियर वेपनाइजेशन कर रहा हो। उसको डाउट क्यों होता है? क्योंकि यूएस का यहाँ पे जो एंटी है वो ईरान से बढ़ता जाता है। तो यूएस को हमेशा लगता है कि ईरान जो है उसके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा है, उसके अगेंस्ट और उसके अलाइज के अगेंस्ट, और पहले सेट ऑफ सैंक्शंस यहाँ पे ईरान पे लगाए जाते हैं। ठीक है, अब 21st सेंचुरी जो है, जो कंट्रोवर्सी है जो ईरान और यूएस के बीच में, वो मोस्टली न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है, न्यूक्लियराइजेशन की बात है, उसी के अराउंड ये चलने वाली है। 2003 में कई सारे खींचतान होती हैं। ईरान क्या करता है? ईरान बेसिकली कुछ डिस्कवर करता है न्यूक्लियर मटेरियल, यूरेनियम जो है वो डिस्कवर करता है अपनी याज प्रोविंस में। अब देखिए, यूरेनियम अगर ज्यादा एनरिच हो जाए तो वो वेपनाइजेशन में काम आ सकता है। जब ईरान ये अनाउंस करता है तो आईएईए ज्यादा ओपननेस सीख करता है ईरान से फॉर न्यूक्लियर इंस्पेक्शन, जस्ट टू एंश्योर कि ईरान जो है पीसफुल यूजेस के लिए ही अपना न्यूक्लियर मटेरियल यूज कर रहा है। ठीक है, अब जब आईएईए का इंस्पेक्शन होता है एक बार एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, तब उसको कुछ यूरेनियम के ट्रेसेस मिलते हैं वहां पे।
तो वो सवाल उठाता है, कई सारे लोग सवाल उठाते हैं, ईरान बोलता है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम केवल सिविल यूजेस के लिए कर रहे हैं, हमारा मेडिसिनल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ईरान पहले तो रिलक्टेंट होता है कि हम ओपननेस नहीं देंगे, लेकिन फिर बाद में ईरान बोलता है कि ठीक है, हम अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन अलाउ करते हैं। ठीक है, यानी कि IAEA कभी भी आ करके हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो चेक कर सकता है। 2003 से 12 के बीच में अलग अलग किस्म की खींचतान होती है, कई सारी वार्निंग्स आती है वेस्ट से ईरान को कि हम आपके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेंगे अगर आपने कुछ फैसिलिटीज पे और भी ज्यादा एक्शंस नहीं लिए। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल जगह है जहां पे ईरान अभी भी ओपननेस अलाउ नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए न्यूक्लियर रिसर्च क्योंकि ईरान करता रहता है, तो ईरान के कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को CIA की हेल्प से मार दिया जाता है। उसके अलावा ईरान 2006 में IAEA के साथ कोऑपरेशन खत्म करता है और इसके बाद सस्पेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी तक तो IAEA के इंस्पेक्शन कभी कभी हो रहे थे कुछ फैसिलिटीज पे, लेकिन अब IAEA के साथ कोऑपरेशन बिल्कुल खत्म हो गया। वो क्यों हुआ है? क्योंकि वेस्ट बार बार उसको थ्रेटन कर रहा है कि आप यहाँ पे न्यूक्लियर वेपनाइजेशन कर रहे हैं। और जब IAEA के साथ यहाँ पे कोऑपरेशन खत्म हो जाता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है वो सैंक्शंस को अलाउ करने की बात करता है। UNSC में रेजोल्यूशन पास होता है कि ईरान पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे और UN और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो है, US और उसके अलाइज जो हैं, वो ईरान पे सैंक्शंस लगाते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस होते हैं कि ईरान से कोई ऑयल खरीदेगा नहीं, ना इसको कोई एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ होगी वो इसको कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ईरान के साथ ट्रेड रिलेशंस कंट्रीज के कम होने चाहिए। ठीक है, और US और वेस्ट का देखिए रुतबा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो कई सारे इन पे जो डिपेंडेंट कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, इन पे भी फर्क पड़ता है इन सैंक्शंस का। इंडिया को कई बार US के प्रेशर में कुछ सैंक्शंस को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है और इसका जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ईरान पे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता है इंस्टेड। और देखिए ये जब सैंक्शंस लगते हैं उसके कुछ समय बाद ईरान शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है उनको टेस्ट फायर करता है। ये उकसाने के वाले काम हो रहे हैं कि आप हमें चैलेंज करोगे तो हम भी आपको चैलेंज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही 2010 के करीब, 2010 से 12 के करीब ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अपग्रेड करता है और बोलता है कि आपका जो ये एनरिचमेंट वाली बात आपने करी थी, आप कम एनरिचमेंट करो न्यूक्लियर, अपने जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको हम इसको पूरा जो है ठीक से एनरिच करेंगे। ईरान जो है 20% तक इसको एनरिच कर देता है इन मटेरियल को। जितना ज़्यादा एनरिच होगा, देखिए 80% तक अगर वो एनरिच होगा या 90% तक एनरिच होगा तो उसको वेपनाइजेशन के लिए काम में लिया जा सकता है। अब देखिए एनरिचमेंट बेसिकली अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। बस ऐसा है कि यूरेनियम है, उसके कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, कोई एक आइसोटोप जो है जब बढ़ जाता है, U238 होता है, बढ़ जाएगा कोई सा एक आइसोटोप U235, U238, जब कोई एक बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है एनरिच्ड यूरेनियम और वो वेपनाइजेशन में काम में लिया जाता है। इसके बाद आती है ईरान की न्यूक्लियर डील। 2012 तक यहाँ पे खींचतान चलती रही। 2013 में न्यूक्लियर डील साइन होती है। बराक ओबामा का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इस न्यूक्लियर डील को स्ट्राइक करने में सफल रहता है। किस किस के बीच में होती है न्यूक्लियर डील? P5+1, पावरफुल 5 यानी कि US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना जो कि UNSC के मेंबर्स हैं, सारे परमानेंट मेंबर्स वो, प्लस जर्मनी और ईरान, इनके बीच में होती है ये न्यूक्लियर डील। और इसमें ईरान प्रॉमिस करता है कि हम हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो डाउन करेंगे और इन रिटर्न ईरान को इंश्योर किया जाता है कि हम आपसे सैंक्शंस अब लिफ्ट कर देंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट को बोला जाता है कि आप 5% से ज़्यादा नहीं कर सकते, सिविल न्यूक्लियर यूज़ के लिए उतना ही बहुत है। सिविल यूजेस के लिए अगर आपको यूरेनियम चाहिए तो 5% तक एनरिचमेंट बहुत है। ठीक है, ईरान इसको भी अग्री कर जाता है और 2015 में इसी के बेसिस पे एक लॉन्ग टर्म डील आती है जिसको कहा जाता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। देखिए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में क्या चीज़ें हैं, इस मैप के थ्रू, जो BBC का ये मैप है, इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगी। ये कई सारे यहाँ पे जगह थी जो कंट्रोवर्शियल थी, जैसे अराक हो गया, फोर्दो हो गया, नतंज हो गया। ठीक है, तो अब नतंज को ईरान का ओनली यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बना दिया गया। फोर्दो को जो है एक टेक्नोलॉजी सेंटर में तब्दील कर दिया गया। उसके अलावा हेवी वाटर रिएक्टर जो था उसको रीडिजाइन करके केवल और केवल सिविल न्यूक्लियर यूजेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा बोला गया। और इससे आप वेपन ग्रेड का प्लूटोनियम डेवलप नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसा इसमें इंश्योर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक जो कंट्रोवर्शियल एरिया था उसको अकाउंट में ले लिया गया, है ना। पार्चन एक था जहाँ पे अलाउ नहीं करता था, अब यहाँ पे भी IAEA इंस्पेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को कंप्लाई कर दिया गया। ईरान से सैंक्शंस हटाने की बात हो गई और यहाँ पे कोऑपरेशन जो था US और ईरान में वो अच्छे से बढ़ गया। लेकिन फिर उसके बाद
एक यू टर्न हो जाता है यूएस की तरफ से जब आ जाते हैं ट्रम्प। ट्रम्प का आपको पता होगा हर चीज में वो रेडिकल स्टैंड लेते हैं और जिस तरीके का स्टैंड डेमोक्रेट्स लिया करते थे उससे उल्टा स्टैंड ही ट्रम्प हमेशा लेते हैं। 2017 में उन्होंने बहुत ही एक नी जर्क सा डिसीजन लिया। उन्होंने 7 इस्लामिक कंट्रीज से नेशनल जो थे, सिटीजन जो थे 7 इस्लामिक कंट्रीज के, उनको बैन कर दिया। और ईरान इस पर रिएक्ट करता है। ईरान यहाँ पे मिसाइल टेस्ट करता है और ईरान बोलता है कि ये आपने इस्लामिक कंट्रीज की तौहीन करी है, इसीलिए उसको चैलेंज करते हुए, यूएस को चैलेंज करते हुए ईरान यहाँ पे मिसाइल टेस्ट करता है। 2018 में 2012 से 2013 से चल रही 2015 तक की जो मेहनत होती है, जो 2016-17 तक भी चलती है, यूएस उसको बिल्कुल खत्म कर देता है और ट्रम्प रेजिम ये डिसाइड करती है कि वो अब ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ करेगी। यहाँ से विड्रॉ कर लेता है यूएस और इसका मतलब क्या होगा कि आगे वो सैंक्शंस लगाने वाला है। फिर से सैंक्शंस ईरान पे लगने वाले हैं। 2019 में यूएस जो है आईआरजीसी यानी कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उसको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देता है। आईआरजीसी क्या है? ईरान के आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसको ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देता है, बिल्कुल आउटराइट होकर के। बेसिकली अब ये इसको स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बता रहे हैं। तो ईरान भी रिटर्न में यही करता है, ईरान यूएस को बोलता है कि आप भी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म हो। और फिर उसके बाद ईरान अनाउंस करता है कि अब हम हमारा जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको हम रैंप अप करने वाले हैं, जिसको हमने स्लो डाउन किया था अब हम फिर से उसको रैंप अप करेंगे। आपका 5% जाए भाड़ में, हम 20%, 70% जितना मर्जी पड़े हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब खींचतान देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा बढ़ रही है और टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रहे हैं। 2 मेजर एस्केलेशन जो हुए 2019 में वो कुछ इस तरीके से हैं। देखिए लेफ्ट में जो आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑयल टैंकर है जिसपे पर्शियन गल्फ में अटैक किया गया था। उसके अलावा एक यूएस ड्रोन भी था जिसपे अटैक किया गया था एलिजिडली बाय ईरान। यूएस और उसके जितने भी अलाइज हैं मिडिल ईस्ट में, जैसे सऊदी अरब, इजराइल, वो सब ईरान को ब्लेम कर रहे हैं कि ये जितना भी डिस्ट्रक्शन है वो ईरान ने किया और जानबूझ के उसने हमारी फैसिलिटीज को, जो ड्रोन्स हो गए, जो ऑयल टैंकर्स है, उसको इसने डिस्ट्रॉय किया। और राइट में जो आप इमेज देख रहे हैं वो अटैक है यूएस द्वारा। यूएस ने इराक और सीरिया में कुछ फैसिलिटीज पे अटैक किया, उसने स्ट्राइक्स कंडक्ट करे क्योंकि उसको लगता था कि यहाँ पे प्रो ईरानियन मिलिटिया रेस्ट कर रहा है, वो यहाँ पे अपना एजेंडा चला रहा है, वो यहाँ पे अपने काम कर रहे हैं। तो ये एस्केलेशन हुए 2019 में। लेकिन फिर उसके बाद 2020 में जो हुआ वो कहीं ना कहीं एक बहुत हाई लेवल का एस्केलेशन था। 2020 में इराक में यूएस ने कुछ स्ट्राइक कंडक्ट कराए और कासिम सुलेमानी, ये आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर, कासिम सुलेमानी को उसने मार गिराया। कासिम सुलेमानी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स ऑफ ईरान थे। जो मैंने पहले मेंशन किया था कि 1980 में ईरान इराक वॉर हुआ था, उसमें फ्रंट लाइन पे ये वॉर लड़े थे। इतने टाइम से ये आईआरजीसी को सर्व कर रहे थे, आईआरजीसी के ये लीडर थे और इनको यूएस ने मार गिराया। यूएस के लिए एक बड़ा सक्सेस हो गया, जिस तरीके की खींचतान ये चला रहा था यूएस के लिए बड़ा सक्सेस हो गया। और ईरान ने बोला कि करारा जवाब मिलेगा। ईरान ने बोला हम अब वेंजेंस सीख करते हैं, हम बदला सीख करते हैं। तो इस तरीके से जो टेंशन्स हैं वो एस्केलेट होते चले गए और वो जाकर के अभी यहाँ पे कल्मिनेट हुए हैं। अभी भी यूएस और ईरान एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं, कभी मिसाइल्स कंडक्ट कराते हैं, कभी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं और ये जो खींचतान है अभी तक बनी हुई है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी यूएस ईरान टेंशन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।